नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसो एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह क्लास 9th का क्वेश्चन सेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट है, 1 है ये, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में कुछ इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन देना है जो आप लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन देखते चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव या ऑप्शन डी गैस। तो इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, वे कौन से हैं? जैसे अग्नि, आकाश, वायु, इनमें से सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, वो कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। तो अग्नि, आकाश, वायु ये सभी है, तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर ही डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ बने होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ किस चीज़ के बने होते हैं? तत्व से बने होते हैं, ठोस से बने होते हैं, या ऑप्शन सी देखिएगा गैस से बने होते हैं, या कणों से बने होते हैं। पदार्थ किस चीज़ से बने होते हैं? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ बने होते हैं, तो पदार्थ जो है वो कणों से बने होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ किससे बने होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के कणों से बने होते हैं, केवल 2 प्रकार के कणों से बने होते हैं, या 3 प्रकार के कणों से बने होते हैं? जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के कणों से बने होते हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जल एक क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, या विलयन है? जल क्या है? तो यहाँ पर जल क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और साथ में आप लोग को ये बता देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का लिंक मिलेगा, उस पर जाके कर लीजिएगा क्विज, जिससे आप लोग का लाइव क्लास वाला तो क्विज चलेगा ही, साथ में आप लोग को अब जब वीडियो आएगा उस समय भी आप लोग के साथ क्विज आएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को करना है, वो भी बता देंगे आज के लाइव क्लास में। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, विलयन है, या ऑप्शन डी देखिएगा कोलाइड है। मिश्र धातु जो है वो क्या है? तो मिश्र धातु जो होता है वो क्या होता है? वो मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर ही 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का अविभाज्य मतलब जिसको और हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, वो छोटा सा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, तत्व कहलाता है, या यौगिक कहलाता है? तो किसी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परमाणु कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डाल्टन, लावाइजिए, महर्षि कनाद, या जे थॉमसन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? लावाइजिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर ही 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, मतलब ना तो निर्माण होता है, और ना तो निर्माण किया जा सकता है, और ना ही विनाश। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। किस नियम के अनुसार? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार,
अनुसार, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार, या ऑप्शन डी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, किस नियम के अनुसार अगर रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर ही 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु किन किन कणों से बना है? परमाणु जो है किन किन कणों से बना है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, या तीनों कणों से? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परमाणु जो होता है वो किन किन कणों से बना है? तो परमाणु जो है आपका तीनों कणों से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु तीनों कण होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, तीनों कणों से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की प्रकृति कैसी है? परमाणु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? धन आवेशित होती है, ऋण आवेशित होती है, उदासीन होती है, या तीनों कथन सत्य है? तो परमाणु की जो प्रकृति होती है वो होती है उदासीन होती है। ठीक है, परमाणु की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। और इसमें न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के पास उदासीन साइन रहता है, इसके पास कोई साइन नहीं रहता है। वहीं पर ही हम लोग अगर प्रोटॉन को देखें, प्रोटॉन के पास क्या रहता है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव साइन मतलब धन आवेशित रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो ऋण आवेशित रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 12 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है? एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है? 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, या 200 गुना? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना अधिक होता है, मतलब 2000 गुना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 13 का आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? धन आवेश होता है, कोई आवेश नहीं, या धन और ऋण आवेश दोनों होता है, या ऋण आवेश होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक, अंग, या अंग तंत्र? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिएगा सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या हो जाएगा आपका? कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अमीबा, कवक, भीड़, बकरी? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन हो जाएगा? अमीबा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। और यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? और एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिए कोशिका का केंद्रक का पता लगाया था, कौन लगाया था? ऑप्शन देख लीजिएगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, या टी स्वान? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा जो कोशिका में केंद्र का पता लगाए थे वो वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन जो कोशिका की खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक थे। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में केंद्र का पता लगाया था। ठीक है, 16 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, या कोशिका रस? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। ऑप्शन आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कोशिकाओं का वह ऐसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं वो उत्तक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है।
19 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विभोज्योतक कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं, जाइलम कहते हैं या फ्लोएम कहते हैं? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहाँ पर ही 20 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभोज्योतक पाया जाता है? जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार के विभोज्योतक पाया जाता है? शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष्ट या पेशीय? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन देखिएगा, 20 का ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ। जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार के विभोज्योतक पाए जाते हैं? तो शीर्षस्थ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन है, सजीवों को सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल बोस या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सजीवों को सर्वप्रथम 5 जगत में रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस वैज्ञानिक ने बांटा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया वर्ग में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल वोस। ऑप्शन कार्ल वोस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मोनेरा वर्ग में नहीं आता? इनमें से कौन मोनेरा वर्ग में नहीं आता? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा या ईस्ट? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से कौन मोनेरा वर्ग में नहीं आता? तो ऑप्शन डी ईस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, दूरी कहते हैं, वेग कहते हैं या त्वरण कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु को आवश्यकता होती है। एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या अंतिम बिंदु कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति या दोलन गति? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सरल रेखीय गति सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बल का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन बल का कार्य है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? चाल में परिवर्तन, बल का कार्य क्या है बताना है। चाल में परिवर्तन, वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? देखिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें सब बल का काम है। ठीक है, चाल में वो परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, आकृति में परिवर्तन ला सकता है बल। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर ही 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिएगा कार्य, चाल, द्रव्यमान या बल? तो सदिश राशि पूछ रहा है, तो सदिश राशि कौन हो जाएगा? बल। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या लगाव बिंदु कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लगाव बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों
सभी पिंडों की चाल समान होगी, कि त्वरण समान होगा, का वेग समान होगा, पर बल बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण जो होगा वो समान होगा। ठीक है, त्वरण जो रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, निर्वात मतलब खाली जगह, बिल्कुल खाली जगह। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष, निर्वात जैसे अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष में जो भी पिंड है, जो भी वस्तु है, ठीक है, जो भी वो गति कर रहा है, उसका जो त्वरण रहेगा वो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 31 नंबर क्वेश्चन कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के, दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बीच की दूरी का क्या होता है? समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो दो वस्तुओं के, यहाँ देखिए, दो कणों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उसके और उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच के माध्यम पर, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण सेट और सेट 2 सेट 3 ऐसे बहुत जल्दी लाने वाले हैं। ठीक है, तो सेट 2 अगला आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ में आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो जो होगा उस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आया जाए। ठीक है, यहाँ देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा, विस्थापन, त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कार्य का सूत्र होगा। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू समय, बल इंटू द्रव्यमान, या ऑप्शन सी बल इंटू विस्थापन, या ऑप्शन डी बल इंटू वेग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बल गुना विस्थापन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिएगा, बहती हुई हवा जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहता है? कार्य कहलाता है, संवेग कहलाता है, शक्ति कहलाता है, या बल कहलाता है? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कुछ देर पहले इसका आंसर आप लोगों को इसी वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो इस बार थोड़ा सा पीछे कीजिएगा वीडियो को, फिर स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग को 36 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 37 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किसका रूप है? ध्वनि किसका रूप है? कार्य का, बल का, संवेग का, या ऊर्जा का? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्वनि जो है किसका रूप है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्वनि जो है आपका ऊर्जा का रूप हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी ऊर्जा का, ध्वनि ऊर्जा का रूप होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न वस्तुओं से। ध्वनि जो है किन वस्तुओं से उत्पन्न होती है? घर्षण द्वारा, खुरच द्वारा, या रगड़कर द्वारा, या इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है सभी से उत्पन्न होती है। घर्षण से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, कोई चीज़ खुरचने पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है, और फिर कोई चीज़ रगड़ने पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है स्थिर वस्तुओं द्वारा, कंपनमान वस्तुओं द्वारा, संपीड्य वस्तुओं, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंपनमान वस्तुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग या मलेरिया? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता? तो ऑप्शन डी आपका मलेरिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 41 नंबर क्वेश्चन है, सुजान के दादा तपेदिक से पीड़ित है, उसकी बीमारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जीर्ण और तीव्र दोनों, वह इस जानकारी से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती, कॉर्निक या तीव्र? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा कॉर्निक आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है? उच्च रक्तचाप, नींद की बीमारी, पेप्टिक अल्सर या मधुमेह? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन बी नींद की बीमारी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी एड्स या ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी हैजा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? ऑप्शन ए आपका मलेरिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? स्थल, जल, वायु, प्लास्टिक? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्थल, जगह, जल और वायु, हवा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदा है, लेकिन प्लास्टिक जो है प्राकृतिक संपदा नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 44 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में कितना प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड है? शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में कितना प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड है? 1 से 2%, 10 से 12% या 95 से 97% या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95 से 97% तक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 10%, 15%, 20% या 75%? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो ऑप्शन डी आपका 75% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनाज नहीं है? गेहूं, चावल, मक्का या चना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अनाज नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, चना जो है वो अनाज नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, अनाज में हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? अनाज से हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अनाज से हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन चारा फसल नहीं है? इनमें से कौन चारा फसल नहीं है? वसरीम, सुई, सूडान घास या मूंगफली? तो वसरीम, जई, सूडान घास और सूडान घास ये सब क्या है? चारा फसल है, लेकिन मूंगफली जो है चारा फसल नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, सब्जियों, मसालों तथा फलों में हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण या वसा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सब्जियों, मसालों तथा फलों से हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी विटामिन तथा खनिज लवण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस किए हुए, टोटल 50 क्वेश्चन जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम क्लास 9th वालों के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग अगर इस क्वेश्चन वाइज पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को PDF टाइप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर वहाँ पर वेबसाइट में आप लोग को सारे क्वेश्चन के साथ में आंसर दिए गए हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं और वहाँ जाकर आप लोग क्विज कर सकते हैं। ठीक है,
क्विज कर सकते हैं और वहाँ पर देखा जाएगा 5 स्टूडेंट का नाम वहाँ पर ही शो किया जाएगा। जो 5 स्टूडेंट पहले जाकर क्विज करेंगे और सभी का सही जवाब देंगे उन्हीं का नाम वहाँ पर ही शो किया जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लास तो आपका चलते रहेगा, लाइव क्लास आपको 6:30 में रहेगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।